नमस्कार दोस्तों, आज फिर आपका स्वागत है क्राउन इमिग्रेशन के यूट्यूब चैनल पर। तो आज की जो हमारी वीडियो है वो पुर्तगाल से रिलेटेड है और ये हमारी जो वीडियो है पुर्तगाल से रिलेटेड पार्ट 10th वीडियो मैं बनाने जा रहा हूँ। 9 पार्ट मैंने ऑलरेडी बना दिए हुए हैं जो हमारे चैनल के ऊपर ऑलरेडी पड़े हुए हैं। अगर आप उनको भी देखना चाहते हो तो ब्रोज करके देख सकते हैं वो पार्ट कौन कौन से थे। तो मैंने वहाँ की एक जनरल डिस्कशन की थी, वहाँ पर आप जॉब फाइंड आउट कैसे कर सकते हैं, वहाँ पर किस टाइप के बिजनेसेस हैं उसके बारे में मैंने कंप्रहेंसिव इन्फॉर्मेशन दी थी। बच्चों ने जब वहाँ पर जाना है तो वो स्कूलिंग एडमिशन कैसे ले सकते हैं और वहाँ के टैक्स सिस्टम के बारे में कंप्रहेंसिव मैंने डिस्कशन की थी। जितने भी मैंने पीछे पार्ट बनाए हैं, अगर वहाँ पर आपने जाने के बाद ड्राइविंग लाइसेंस किस वे से बना सकते हैं, तो बहुत सारी इन्फॉर्मेशन है हमारी पुर्तगाल की हमारे चैनल के ऊपर। इवन फैमिली रीयूनियन केसेस के बारे में भी हमने डिस्कशन किया था लास्ट वीडियो में कि अगर आपने अपनी फैमिली को, अपने स्पाउस को, अपने डिपेंडेंट बच्चों को या पेरेंट्स को पुर्तगाल में परमानेंटली बुलाना है तो किस वे से बुला सकते हैं, कौन कौन से डॉक्यूमेंट की रिक्वायरमेंट रहती है, उसके बारे में डिस्कशन किया था। वहाँ की हर एक चीज़ के बारे में हमने डिस्कशन की हुई है प्रीवियस वीडियोज़ में। तो आज की जो वीडियो है इट इज़ वेरी वेरी इंटरेस्टिंग है। इस वीडियो का जो टॉपिक है उसको हम रिटायरमेंट वीज़ा ऑफ पुर्तगाल के बारे में हम डिस्कशन करेंगे, जहाँ ये इस वीडियो को हम ये भी कह सकते हैं कि आप अपना सेकंड पासपोर्ट इजीली कौन सी शेंगन कंट्रीज में ले सकते हैं विदाउट इन्वेस्टमेंट। और बहुत ही ये बढ़िया वीडियो है, इसके अंदर बहुत बढ़िया मैं इंफॉर्मेशन आपको प्रोवाइड करूँगा। और ये जो मैं इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करने जा रहा हूँ ये वाली इंफॉर्मेशन आपको किसी भी YouTube चैनल के ऊपर नहीं मिलेगी और ना ही आपको सर्च करने के बाद मिलेगी, क्योंकि मैंने बहुत सारी वीडियोस में रेगुलर बताता आ रहा हूँ कि हमारे पास हर एक कंट्रीज के सब्सक्रिप्शंस लगी हुई हैं, वहाँ के मैगजीन लगे हुए हैं जो कि हमें फोर्टनाइटली क्वार्टरलीज आते हैं, तो उनको हम रीड आउट करते हैं जब भी किसी कंट्री की न्यू पॉलिसीज आती हैं या न्यू चेंजेस आती हैं तो क्या रहते हैं वहाँ का वीज़ा सिस्टम, उसको हम रेगुलरली उसको रीड करते हैं तो आप तक लेकर आते हैं। तो ये जो वीज़ा है D7 जो रिटायरमेंट वीज़ा ऑफ पुर्तगाल जो कि विदाउट इन्वेस्टमेंट आप ले सकते हैं, इसकी क्या क्राइटेरिया है उसके बारे में मैं बताऊंगा, जो कि आर्टिकल 58 पैराग्राफ 1 के अंदर आता है। और D7 वीज़ा के अंदर और भी बहुत सारी कैटेगरीज हैं, इसके अंदर इन्वेस्टर वीज़ा भी आता है और जो रिलीजियस वर्कर वहाँ पर जाते हैं पुर्तगाल में वो भी D7 के अंदर आते हैं। लेकिन हम सिर्फ रिटायरमेंट वीज़ा की बात करेंगे। अगर आपने पुर्तगाल में एज ए रिटायरमेंट वीज़ा लेना है तो वो किस वे से ले सकते हैं। तो इसको स्टार्ट करने से पहले मैं ये भी बता दूं कि रिटायरमेंट वीज़ा लोग क्यों लेते हैं और कौन सी कंट्रीज़ के मैक्सिमम सिटीजन इस टाइप के वीज़ा को इनकैश करते हैं। तो बहुत सारी कंट्रीज़ हैं जो रिटायरमेंट वीज़ाज देती हैं। पहले हम साउथ अमेरिकन कंट्रीज़ के बारे में डिस्कस करेंगे। वहाँ के बहुत ही फेमस 2-3 कंट्रीज़ हैं जो कि ये रिटायरमेंट वीज़ा को चला रही हैं। उन कंट्रीज़ में भी आप ले सकते हैं, जैसे मैक्सिको है, वहाँ पर भी आप अपना रिटायरमेंट वीज़ा ले सकते हैं। पनामा है, वहाँ पे इक्वाडोर है, तो वहाँ पे कोस्टा रिका है। ये साउथ अमेरिकन कंट्रीज़ है जहाँ पर आप अपना रिटायरमेंट वीज़ा ले सकते हैं। उनके लिए उन्होंने एक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बनाया है कि अगर आपके पास यहाँ पर किसी भी कंट्री के आप नेशनल हैं, आपके पास कोई पैसिव इनकम है $1000 पर मंथ, अगर आपको पैसिव इनकम आती है तो पैसिव और एक्टिव इनकम क्या होती है इसके बारे में हम डिस्कशन करेंगे। अगर आपके पास 1000 की कोई पैसिव इनकम पर मंथ आती है तो आप जो मैंने अभी कंट्रीज बोली हैं उनमें आप रिटायरमेंट वीज़ा ले सकते हैं। इवन मलेशिया में भी रिटायरमेंट वीज़ा है, अपना थाईलैंड में भी रिटायरमेंट वीज़ा है। तो जो मैक्सिमम कंट्रीज कौन से सिटीजन इस वीज़ा को इनकैश करते हैं, तो नंबर 1 पर है यूएसए के मैक्सिमम जो सिटीजन्स हैं आफ्टर रिटायरमेंट वो ऐसी कंट्रीज फाइंड आउट करते हैं यहाँ का जो मेडिकल सिस्टम है वो इकोनॉमिकल हो कंपेयर टू यूएस। इसी तरीके से दूसरे नंबर पर हमारे पास कनाडा आती है, फिर जापान आती है, जर्मन आती है, तो यूके आती हैं। ये जो मैंने कंट्रीज बताई हैं इनके नेशनल आफ्टर रिटायरमेंट, तो वो ये चीज़ फाइंड आउट करते हैं कि यहाँ पर उनको रहने का जो लिविंग एक्सपेंसेस कम हो कंपेरेटिवली, जो मैंने अभी कंट्रीज बताई हैं उनसे कंपेयर करते हैं, और वहाँ का जो मेडिकल सिस्टम है कंपेरेटिवली उन कंट्री से चीप हो, और वहाँ का इन्वायरमेंटल अच्छा हो और वहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़िया हो,
तो वो लोग इन टाइप के वीज़ाज़ को इनकैश करते हैं। तो हम जो मेन टॉपिक है पुर्तगाल में हम रिटायरमेंट वीज़ा किस तरीके से ले सकते हैं उसके बारे में हम डिस्कशन करेंगे। तो इस वीज़ा को लेने के बाद इसके क्या ड्रॉबैक्स हैं, इसके क्या बेनिफिट्स हैं, उसको मैं कंप्रहेंसिवली डिस्कस करूंगा। और ये चीज़ें वही डिस्कस कर सकते हैं जिनको नॉलेज है। तो पुर्तगाल के बहुत सारे लोग वीडियोस बनाते हैं, एक दूसरे को देखा देखी बनाते हैं। हमारी जो भी वीडियोस रहेगी हमारे चैनल के ऊपर ऑलवेज इंफॉर्मेटिव रहेगी और किसी से कोई चीज़ उठाई हुई नहीं रहेगी कि उसकी सुन के तो हम सुना देते हैं, ऐसी कभी भी कोई वीडियोस नहीं रहेगी। और हम ऑलवेज एक नई चीज़ लाने की कोशिश करते हैं कि हम अपने जो भी हमारे व्यूवर्स हैं उनको वो सुने, उनको देखें, देखने के बाद उसका वो इनकैशमेंट करें। तो मेरी हर टाइम आप सबसे यही रिक्वेस्ट रहती है कि आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करो जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है। अगर आपको हमारी कोई भी वीडियो अच्छी लगती है एटलीस्ट उसको शेयर जरूर करें या कमेंट्स जरूर लिखें, क्योंकि आपके मोटिवेशन के कारण ही हम इस टाइप की वीडियोस इन फ्यूचर्स में ला सकते हैं। तो इस वीज़ा को कौन ले सकता है? इन वीज़ा को वो ले सकता है जिनकी कोई पैसिव इनकम है। पैसिव और एक्टिव इनकम क्या है? एक्टिव इनकम वो है, एक्टिव इनकम में जिसमें आपकी प्रेजेंस और जिसमें आप अपना खुद का टाइम स्पेंड करते हैं, जैसे आप कहीं पर जॉब कर रहे हैं या कोई बिजनेस कर रहे हैं जिसमें आप इन्वॉल्व हैं, उसको हम एक्टिव इनकम कहते हैं। पैसिव इनकम किसको कहते हैं? पैसिव इनकम वो है जो जिसमें आपका कोई भी इन्वॉल्वमेंट नहीं है, जैसे आपकी पेंशन आ रही है, जहाँ आपको कोई रेंटल इनकम आ रही है, जहाँ आपको किसी टाइप का इंटरेस्ट कोई आ रहा है, कोई पैसे आपके बैंक में जमा या एफडीज हैं उसका कोई इंटरेस्ट आता है, इसको हम पैसिव इनकम कहते हैं। तो यहाँ पर मैंने पैसिव वर्ड यूज किया है। अगर आपके पास कोई भी रेंटल इनकम है इंडिया में या किसी भी कंट्री में और आप पुर्तगाल आना चाहते हैं तो आपके लिए ये प्रोग्राम बहुत ही बढ़िया है। इस वीज़ा के थ्रू आप पुर्तगाल में इजीली माइग्रेट हो सकते हैं। तो वो आपकी पेंशन इनकम भी हो सकती है, चाहे वो गवर्नमेंट पेंशन है चाहे कोई प्राइवेट पेंशन है। आपको किसी चीज़ का इंटरेस्ट आ रहा है या आपको रेंटल इनकम आ रही है तो आप और आपकी स्पाउस और आपके डिपेंडेंट बच्चे पुर्तगाल में माइग्रेट हो सकते हैं। तो वो पैसिव इनकम कितनी होनी चाहिए तो उसके बारे में मैं डिस्कस करूंगा। उससे पहले डिस्कशन करने से पहले मैं कुछ चीज़ें बता दूं कि पुर्तगाल का जो टैक्स सिस्टम मैंने डिस्कशन किया था, वहाँ का जो टैक्स सिस्टम है वो प्रोग्रेसिव टैक्स सिस्टम है वहाँ पर। तो वहाँ पर अप टू 48% तक टैक्स है पुर्तगाल के अंदर। प्रोग्रेसिव मीन्स है स्लैब्स बनी हुई, जैसे इंडिया का भी प्रोग्रेसिव टैक्स सिस्टम है। तो लेकिन अगर आप किसी क्वालिफाइड कंपनी के थ्रू या क्वालिफाइड पीपल के थ्रू कोई काम करवाते हो तो आप इस टाइप के टैक्स को भी बचा सकते हैं। तो इसमें मैं बताऊंगा कि आप अपने टैक्स को किस तरीके से बचा सकते हैं, क्योंकि वहाँ पर डबल टैक्सेशन सिस्टम भी है। अगर आपकी कंट्री की पुर्तगाल कंट्री के साथ ट्रीटी है तो आप फिर अपना जो डबल टैक्स से बच सकते हैं। और दूसरा क्या वे है, अगर आप वहाँ पे एक मैं वर्ड यूज करूँगा, अगर पुर्तगाल में आपका NHR स्टेटस है, NHR स्टेटस क्या है जिसको हम नॉन हैबिचुअल रेजिडेंस कहते हैं, अगर आपका स्टेटस पुर्तगाल में वो है तो आप वहाँ से जो प्रोग्रेसिव टैक्स है उससे बच सकते हैं। ये किन के लिए एप्लीकेबल है? ये NHR जो स्टेटस है जिसको हम नॉन हैबिचुअल रेजिडेंसी स्टेटस कहते हैं, ये किन के लिए एप्लीकेबल है, कौन इनके लिए एलिजिबल रहते हैं? तो वो उनके लिए टैक्स क्या एप्लीकेबल है? तो वहाँ पर मैंने बताया था कि वहाँ पे प्रोग्रेसिव टैक्स सिस्टम है, अप टू 48% तक हमें टैक्स देना पड़ता है पुर्तगाल के अंदर। बट अगर आप वहाँ पर NHR स्टेटस के ऊपर हैं, नॉन हैबिचुअल रेजिडेंट हैं, तो आपको जो वहाँ पर टैक्स है वो कितना लगेगा और उसके लिए क्या रिक्वायरमेंट रहती है। तो जितने भी हमारे गोल्डन वीज़ा लेते हैं, जिन्होंने वहाँ पर गोल्डन वीज़ा लेना होता है, आइदर टू परचेज द प्रॉपर्टी देयर रियल स्टेट, मिनिमम मैंने 250,000 गोल्डन वीज़ा की भी हमारी बहुत सारी वीडियोस हैं हमारे चैनल के ऊपर। अगर आप वहाँ पर रियल स्टेट परचेज करते हैं तब भी वहाँ पर आप और अपने बच्चों के साथ वहाँ की रेजिडेंसी ले सकते हैं। तो वो जी NHR स्टेटस कैसे लेते हैं, किस तरीके से हम वहाँ से टैक्स से बच सकते हैं, वो मैं थोड़ा सा इस वीडियो के थ्रू भी बताऊँगा। अगर आपने लास्ट 5 ईयर में किसी भी टाइप का टैक्स वहाँ की पुर्तगाल गवर्नमेंट को नहीं दिया तो वहाँ पे 3 कंडीशन है, तब भी आप ये NHR का स्टेटस ले सकते हैं।
अगर आपने लास्ट 5 ईयर में किसी भी टाइप का टैक्स वहाँ की गवर्नमेंट को नहीं दिया तो तब भी। हाँ, जो लोग ऑलरेडी वहाँ पर हैं पुर्तगाल के अंदर, जो वहाँ पर 2 महीने हो गए 4 महीने हो गए, उन्होंने टैक्स दे दिया 1 या 2 महीने का, उसके बाद वहाँ पर उन्होंने गोल्डन वीज़ा ले लिया या रिटायरमेंट वीज़ा ले लिया लेकिन टैक्स दे दिया, तब भी वो इस कैटेगरी के अंदर नहीं आएंगे, NHR की कैटेगरी के। नंबर कंडीशन पहली मैंने बता दी कि आपने पिछले 5 साल में नोट ए सिंगल टैक्स वहाँ की पुर्तगाल गवर्नमेंट को दिया होना चाहिए। नंबर 2, आपके पास वहाँ पर एटलीस्ट रहने के लिए, आपके लिए वहाँ पर रहने के लिए एटलीस्ट घर होना चाहिए, आइदर वो रेंटल है उसका लीज एग्रीमेंट या आपका अपना परचेज किया। दूसरी ये कंडीशन है, अगर वहाँ आपने एलिजिबल बनना है, अपना स्टेटस NHR लेना है, फिर मैं बता दूँ नॉन जो हैबिचुअल रेजिडेंट है ये स्टेटस लेना है, ये दूसरी कंडीशन। थर्ड कंडीशन, आपकी वहाँ पर जो स्टे है वो 183 दिन की मिनिमम होनी चाहिए अगर आपने ये रिटायरमेंट जो वीज़ा है D7 लेना है। अगर इससे कम लेते हैं तो फिर आने वाले टाइम में रिन्यू में इसकी प्रॉब्लम आ सकती है। मतलब 1 साल में वहाँ पर आप 183 दिन आपकी स्टे होनी मैंडेटरी है। तो जो अपना दूसरा वीज़ा है गोल्डन वीज़ा, वहाँ पर स्टे की रिक्वायरमेंट नहीं है, लेकिन अगर D7 वीज़ा रिटायरमेंट वीज़ा लेना है तो आपकी स्टे वहाँ पर मैंडेटरी है। अगर आप इन 3 कैटेगरीज के अंदर आते हैं तो आप का जो टैक्स है वहाँ पर मतलब 10 साल तक 0 टैक्स लगेगा, बट मतलब 10 साल तक आपकी जो भी वहाँ पर पेंशन जाएगी, जो भी आपकी इनकम है जो बताऊंगा पैसिव इनकम वहाँ पर जाएगी तो उसके ऊपर कोई भी टैक्स नहीं लगेगा। बट लेकिन अभी क्या हुआ है, 1 अप्रैल 2020 से वहाँ की गवर्नमेंट ने एक अपना रूल पास कर दिया है कि 1 अप्रैल से पहले जिन्होंने भी अपना D7 वीज़ा अप्लाई किया है उनके लिए तो कोई भी टैक्स नहीं लगेगा लास्ट 10 ईयर्स तक, जो भी वो टैक्स वहाँ पर अपनी इनकम लेकर आएंगे, पैसिव इनकम अपनी कंट्री से पुर्तगाल के अंदर। बट अगर उन्होंने अपनी जो D7 वीज़ा 1 अप्रैल के बाद अप्लाई किया है तो उनके लिए उन्होंने 10% अभी टैक्स इंट्रोड्यूस कर दिया है। अभी ये समझ लें, जो भी अगर आपकी जो पैसिव इनकम है, जो अभी मैं उसकी फिगर बताऊंगा, जब भी आपने वहाँ पर ट्रांसफ़र करनी है पुर्तगाल के अंदर, उसके ऊपर आपका क्या लगेगा, 10% अभी टैक्स लगेगा। पहले इसके ऊपर कोई भी टैक्स नहीं लगता था। और साथ में एक और उन्होंने चीज़ बताई है इसके अंदर, अगर वहाँ जाने के बाद, जब आप वहाँ पर पहुँच जाते हैं, जाने के बाद अगर आप वहाँ पर कोई बिजनेस एक्टिविटीज़ करते हैं या वहाँ पर जॉब करते हैं, अगर आपका स्टेटस NHR का है तो आपको फ्लैट टैक्स लगेगा 20%, तो वो भी एक बेनिफिट आपको मिल सकता है वहाँ। जो D7 जो वीज़ा है, जो कि आर्टिकल 58 पैराग्राफ 1 के अंदर आता है, उसकी जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया भी उसके बारे में हम डिस्कशन करेंगे। जो आपकी पैसिव इनकम कितनी होनी चाहिए, आइदर वो रेंटल इनकम है, मैं फिर बता दूं, चाहे आपकी कोई पेंशन आ रही है, इसके अलावा आपको किसी भी चीज़ का इंटरेस्ट आ रहा है, वो पैसिव इनकम आपने वहाँ पर किस तरीके से ट्रांसफ़र करनी है पुर्तगाल के अंदर, वो कब करनी है, उसके बारे में भी हम अभी डिस्कशन करेंगे। पहले वो पैसिव इनकम कितनी होनी चाहिए। जैसे किसी भी पर्सन ने पुर्तगाल का D7 वीज़ा लेना है, उसके अंडर अपनी रेजिडेंसी लेनी है, तो उसकी जो पैसिव इनकम है, जो मिनिमम है, वो 650 यूरो पर मंथ की होनी चाहिए। 650 यूरो मीन्स की अप्रोक्स मतलब 55,000 रुपया पर मंथ। अगर आपके पास कोई पैसिव, अगर आपको पेंशन आ रही है या रेंटल इनकम आ रही है या आपको इंटरेस्ट आ रहा है किसी अमाउंट के ऊपर, उसकी जो अमाउंट है 55,000 पर मंथ आपकी बैंक के अंदर आ रहा है, जो कि लास्ट 1 ईयर से आपके बैंक के अंदर रिफ्लेक्ट कर रहा है, तो आपकी एलिजिबिलिटी है, आप ये D7 वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं इंडिया से या किसी भी और कंट्री से। अभी आपने अपनी स्पाउस को साथ में लेकर जाना है। अगर आपने अपनी स्पाउस को साथ में लेकर जाना है, जो आपकी पैसिव इनकम है मेन एप्लीकेंट का, उसका 50% लगाएं। जैसे 650 यूरो बताया था, इसका हम 50% लगाते हैं, जो 325 यूरो बनता है, तो वो होनी चाहिए अगर आपने अपनी स्पाउस को साथ में अकम्पनी करना है। और जितने भी आपने डिपेंडेंट बच्चों को साथ में अकम्पनी करना है, वो 30% होना चाहिए। आपने अपना 650 बताया, वाइफ का 50% बढ़ा दिया 325, तो जो बच्चे डिपेंडेंट जितने भी ले जाने हैं उसका 30% होना चाहिए, जो कि अप्रोक्स 200 यूरो।
तो अगर आपने D7 वीज़ा लेना है विद स्पाउस और डिपेंडेंट बच्चों के साथ, अगर आप फैमिली में 4 मेंबर हैं, तो आपकी जो इनकम है वो अप्रोक्स 1200 यूरो के इक्वलेंट होनी चाहिए। जो आपकी जो इनकम है वो मैंने 3 सोर्स बताए हैं, उसके थ्रू आपके बैंक में एटलीस्ट उसका जो रिफ्लेक्शन है लास्ट 1 ईयर से आना चाहिए। तो वो सोर्स मैं फिर रिफ्लेक्ट कर देता हूँ। आपको पेंशन, चाहे वो गवर्नमेंट पेंशन मिल रही है, या आपको रेंटल इनकम आ रही है, या आपको किसी भी चीज़ के ऊपर इंटरेस्ट मिल रहा है, अगर ये आप इनकम अपनी इंडिया में दिखाते हैं तो आप ये अपना जो रिटायरमेंट ये D7 वीज़ा यहाँ से ले सकते हैं। तो इसको अप्लाई करने के लिए यहाँ पर हमें वीज़ा अप्लाई करना पड़ता है विद आपकी वेल्थ रिपोर्ट के साथ। एक आपकी वेल्थ रिपोर्ट भी बनती है कंप्लीट कि आपके पास कितने एसेट्स हैं, आपके पास कितनी लिक्विडिटी है, और साथ में बैंक से एक सर्टिफिकेट लेना पड़ता है जिस बैंक में आपकी ये पैसिव इनकम आ रही है। अगर आपकी पेंशन आ रही है तो हम आपकी पेंशन स्टेटमेंट निकलवा देते हैं, जिसमें आपका रेंट आ रहा है तो उसकी हम स्टेटमेंट निकलवाते हैं, और साथ में बैंक मैनेजर से भी एक सर्टिफिकेट लेते हैं उनके लेटर पैड के ऊपर। उसके अंदर क्या लगाना है वो क्राउन इमिग्रेशन आपको बता सकती है कि उस सर्टिफिकेट के ऊपर आपने बैंक से ये लगवाना है। ये डॉक्यूमेंट जब आप हमें दे देते हैं उसके बाद हम यहाँ से D7 वीज़ा की अपॉइंटमेंट लेते हैं एम्बेसी से, और साथ में आपकी पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट और जितने भी आपके फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट हैं, फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट में आपकी सेविंग्स हो सकते हैं या आपके बिजनेस पेपर भी हो सकते हैं। अगर आप पेंशन के अलावा कोई बिजनेस कर रहे हैं, ये सारे बंडल ऑफ डॉक्यूमेंट आपको यहाँ पे फिजिकली सबमिट करने पड़ते हैं रिस्पेक्टिव जो पुर्तगाली एम्बेसीज है, और वहाँ पे आपके फिंगरप्रिंट होते हैं। जब सबमिशन करवा देते हैं उसके बाद उनका 3 मंथ का प्रोसेस है, पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट भी इसके साथ लगता है। उसके बाद 3 मंथ का प्रोसेस है, वो 3 मंथ के अंदर आपको वीज़ा डी स्टैंपिंग करके दे देते हैं जो कि 4 मंथ का मिलता है। इसको लेने के बाद जब आप पुर्तगाल में चले जाते हैं, वहाँ जाने के बाद आपको सेप से अपॉइंटमेंट लेनी पड़ती है अपनी रेजिडेंसी परमिट अप्लाई करने के लिए। तो वहाँ की जो गवर्नमेंट है आपको इनिशियली 2 इयर्स की रेजिडेंसी परमिट देती है आपको और आपकी स्पाउस और डिपेंडेंट बच्चों के साथ, जो कि फर्दर एक्सटेंडेबल है। इस D7 वीज़ा में एक ही ड्रॉबैक है, आपकी वहाँ पर जो स्टे है 183 दिन की मैंडेटरी है। 1 साल में 183 दिन आप कंट्री के अंदर जरूर वहाँ पर स्टे होनी मैंडेटरी है, वो रहने ज़रूरी है आपका, अगर आपने इस वीज़ा को मेंटेन करना है। और जो आपकी इनकम है वो वहाँ पर ट्रांसफ़र होनी चाहिए। जैसे आपकी इनकम जो आपका जो पेंशन आ रही है वो वहाँ के पुर्तगाल बैंक में आपने ट्रांसफ़र करनी है। अगर आप उसको ट्रांसफ़र नहीं करते तो 2 साल के बाद अगर आपने ये वीज़ा को एक्सटेंड करना है तो उसमें आपको डेफिनेटली प्रॉब्लम आएगी। तो 2 साल के बाद जब आपने रिन्यू करवाते हैं तो वो नेक्स्ट ईयर 3 इयर्स का देते हैं। आफ्टर 5 इयर्स आप वहाँ की परमानेंट रेजिडेंसी और साथ में सिटीजनशिप ले सकते हैं विदाउट इन्वेस्टमेंट। इसमें कोई इन्वेस्टमेंट नहीं करनी। और मैंने फिर भी इस वीडियो में पहले भी बता दिया है, अभी वो आपकी पेंशन इनकम के ऊपर भी 10% जो 1 अप्रैल के बाद अप्लाई करेंगे उसके ऊपर 10% का पुर्तगाली गवर्नमेंट टैक्स लेगी। और अगर वहाँ पर जाकर आप जॉब करते हैं या बिजनेस करते हैं और आपका स्टेटस वहाँ पर NHR का है तो आपको 20% उस के इनकम के ऊपर भी टैक्स लगेगा। तो इस वीडियो के अंदर मैंने आपको सारा एक्सप्लेन कर दिया कि आप D7 वीज़ा किस तरीके से ले सकते हैं और इसके क्या क्या बेनिफिट है। और जो हमारा अपना एक्सपीरियंस है, क्राउन इमिग्रेशन का अपना एक्सपीरियंस है, इससे जो चीपेस्ट प्रोग्राम है रिटायरमेंट का पूरे वर्ल्ड के अंदर नहीं मिलेगा, वो भी शेंगन कंट्री में सिर्फ 650 यूरो की पर मंथ इनकम दिखाने के बाद जहाँ की आप रेजिडेंसी ले सकते हैं। तो यहाँ पर बहुत सारे हमारे ऑफिसर्स हैं जो चाहे वो आर्मी से रिटायर्ड हैं ऑफिसर रैंक से, तो उनकी पेंशन ही 60,000, 70,000, 80,000, 90,000, 1 लाख की आती है, तो उनकी भी एलिजिबिलिटी बनती है। हमारा जो डॉक्टर प्रोफेशन है, जब बिजनेसमैन है, यहाँ पर उनको किसी भी टाइप का बैंक से इंटरेस्ट आ रहा है वो भी इसकी बेनिफिट ले सकते हैं। इवन अगर आपने कोई भी प्रॉपर्टी यहाँ पर इंडिया में रेंट के ऊपर दी हुई है, उसकी आपको इनकम मोर देन 55,000 पर मंथ आ रही है, तब भी आप इसकी एलिजिबिलिटी बनती है। और ये जो प्रोग्राम है चीपेस्ट प्रोग्राम है, और ये दिस इज द मतलब आपके पास ऑप्शन है, यू कैन गेट ए सेकंड पासपोर्ट ऑफ यूरोपियन कंट्री। आप अपना पासपोर्ट ले सकते हैं यूरोपियन कंट्रीज का विदाउट इन्वेस्टमेंट। इवन सिर्फ आपने अपनी इनकम वहां पर ट्रांसफर करनी है एटलीस्ट 2 या 3 साल के लिए।
उसके बाद जब आपको PR मिल जाती है तो उसके बाद आप फ्री हैं, आप कुछ भी कर सकते हैं। तो अगर आप D7 वीज़ा, रिटायरमेंट वीज़ा पुर्तगाल अप्लाई करना चाहते हैं या पुर्तगाल से रिलेटेड आपकी कोई भी क्वेरी है तो आप इमीडिएटली क्राउन इमिग्रेशन से संपर्क करें। और लास्ट में मेरी यही रिक्वेस्ट है कि अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगती है या पुर्तगाल में आपका कोई फ्रेंड रिलेटिव जाना चाहता है तो उसको हमारे चैनल के बारे में ज़रूर बताएं। तो लास्ट में यही है कि अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगे तो उसको लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।